बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 11 की रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिनमें हमने बायोस्टैटिस्टिक्स जो हमारा यूनिट है, चैप्टर है, उसका नाम है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डाटा हैंडलिंग। इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा होगा कि इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स की बेसिक चीज़ें जो है वो पढ़नी है, और वो स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें किससे रिलेट होंगी? बायोलॉजी से रिलेटेड होंगी। यानी जो आपको जो है वो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं वो स्टैटिस्टिक्स की हैं, और उसके अंदर जो एग्जांपल्स बताई गई हैं वो बायो की हैं। तो हम इसकी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन जो है वो उसमें हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे कि हमें सबसे पहले बायो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बायो स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो कि बेस करते हैं ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर जिसमें आप बायोलॉजिकल डाटा को, बायोलॉजिकल जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड, उन तमाम वैल्यूज़ को आप जो है वो उनको एनालाइज करते हैं और उनको इंटरप्रिटेट करते हैं। इसको हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में बेसिकली कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? इसमें हम कलेक्शन कर रहे होते हैं किसी भी डाटा की। जब हम किसी भी डाटा की कलेक्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। और जब हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं तो वो चीज़ जो है वो किससे रिलेट हो जाती है? वो बायोलॉजी से रिलेट हो जाती है। जो होती है वो बहुत सारी मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर अप्लाई होती है लाइफ साइंसेस की, जिसमें हेल्थ भी आ जाता है, मेडिसिन भी, एग्रीकल्चर भी, जितनी भी लाइफ साइंसेस हैं, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हों, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हों, एनिमल्स से रिलेटेड हों, वो तमाम की तमाम लाइफ साइंसेस में जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प कर रही होती है। को अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ये आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो ये अंडरलाइन कर लेनी है कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड प्रिंसिपल टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट द फाइंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल, हेल्थ साइंसेस। इन चीज़ है कि बायोस्टैटिस्टिक्स को जब आप स्टडी करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। बायोस्टैटिक्स के अंदर जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं वो होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है वो होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, यानी आप किस चीज़ के ऊपर जो है वो रिसर्च करने लगे हैं, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने एक एक्सपेरिमेंट को जो है वो डिज़ाइन करना है। एक्सपेरिमेंट जब डिज़ाइन हो जाता है कि आपने किस तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को आपने करना है, जब वो एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो फिर उसको आपने कलेक्ट करना होता है, और डाटा को, मुख्तलिफ किस्म का जो भी डाटा होता है जो आपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कलेक्ट किया होता है, उसको आप कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं, रिजल्ट मालूम करते हैं या कंक्लूजन बताते हैं अपना। और उसके बाद डेवलपिंग न्यू टूल्स, यानी जो भी आपने एक्सपेरिमेंट की बेस पर जो रिजल्ट अक्स किया है, जो नतीजा निकाला है, उसकी बेस पर आप जो है वो प्लान करते हैं कि आपने जो है वो इसको जो है वो किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम अगर आपसे पेपर में जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स के कंपोनेंट्स के बारे में पूछें तो आपने ये उनके नेम्स लिखने हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स, कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा, इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट, डेवलपिंग न्यू टूल्स। ये आपने नेम्स जो है वो इनके लिख देने हैं। इसकी अगर डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है आपसे कि कंपोनेंट्स जो बायोस्टैटिस्टिक्स के हैं उनको आप डिस्क्राइब करें, तो आपने 9th क्लास में अगर मलेरिया का यूनिट जो है वो पढ़ा होगा, चैप्टर 2, जिसमें मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है, तो उसको आप बहुत इजीली जो है वो इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन का पूछा है आपसे, तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है। जैसे कि आपने मलेरिया डिजीज़ के ऊपर, तो वो ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है या क्यों कॉज होता है मलेरिया, ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आपने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जिसमें आपने डाटा इकट्ठा करना है बहुत सारा जो है वो कि मलेरिया जिन जिन लोगों को हो रहा है उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो कहाँ पर सोते हैं, वो नेट यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, वो सारा जो है वो आप एक एक्सपेरिमेंट, डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने उस सारे डाटा को कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है और बताना है कि किन लोगों में मलेरिया ज़्यादा हुआ है और किन लोगों में मलेरिया नहीं हुआ है।
और इसी डाटा की बेस के ऊपर, इसी कलेक्टिंग डाटा जो आपने कलेक्ट किया है और एनालाइज किया है, उसकी बेस पर आप रिजल्ट निकालेंगे या आप कंक्लूजन बताएंगे कि कंक्लूजन के तौर पर आपके पास ये डाटा आया था कि वो लोग जो कि आउटसाइड जो है वो स्लीप करते हैं, नेट यूज़ नहीं करते हैं, उन लोगों में ज़्यादा मलेरिया जो है हुआ। और फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि मलेरिया जो है वो एक मच्छर के काटने की वजह से होता है। के बाद आपने डेवलपिंग न्यू टूल्स, आपने नए टूल्स जो है वो इंटरप्रिटेट करने होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की बेस पर। ये कंपोनेंट्स वाला एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर आपको बायोस्टैटिस्टिक्स के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो इस तरीके से आप जो है वो उसको लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस यूनिट से रिलेटेड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स भी आ सकता है। ये भी बहुत इजी है, जिसमें आप अपनी वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हैं। आपको अगर ये हेडिंग्स याद हैं तो आप उनको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को अपने वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज हो रही होती है? एग्रीकल्चर, कैटल फार्मिंग में यूज हो रही होती है, उसकी ग्रोइंग पॉपुलेशन को देखा जा रहा होता है बायोस्टैटिक्स में। फिर मेडिकल एंड फार्मोलॉजिकल रिसर्च में यूज हो रही होती है। उसके साथ साथ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में पॉलिसी डेवलपमेंट करने के लिए कि पॉलिसी आपने बनानी है अगर कोई बहुत सीरियस किस्म की डिजीज कॉज हो रही है, जैसे कि कोविड-19 स्प्रेड हो रहा था, पोलियो स्प्रेड हो रहा था, माजी में जो है वो पास्ट में मलेरिया बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था और डेथ कॉजिंग था। तो अगर इस तरीके की कोई डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही होती है तो उसके लिए फिर आपने क्या पॉलिसी जो है वो डेवलप करनी है, इसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है बायोस्टैटिक्स। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए जो लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए किस तरीके से आपने मैनेजमेंट करनी है, उसके अंदर भी बायोस्टैटिस्टिक्स के तमाम टूल्स जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। और जेनेटिक डिजीज़ेस जो होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे थैलीसीमिया है या हीमोफीलिया है, इस तरह की जो जेनेटिक डिजीज़ेस हैं उनको देखना कि वो कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें वो ज़्यादा रन कर रहा होता है और कौन से वो लोग हैं जिनमें वो बार बार जो है वो आ रहा होता है, ये जेनेटिक डिजीज़ जो है वो फैल रही होती है। डिजीज़ के बारे में और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये डाटा की बेस पर पता चल रही होती है कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी बेस पर आपको जो है वो सब अंदाज़ा हो रहा होता है और फिर आप उसकी बेस पर एनालाइज कर रहे होते हैं और सारा कंक्लूजन जो है वो बता रहे होते हैं कि ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है और ऐसी पॉपुलेशन में ज़्यादा फैल रही होती है जिनमें जो है वो कज़न मैरिजेस होती हैं या फैमिली के अंदर शादी हो रही होती है, उनमें उनकी जो है वो चिल्ड्रंस में ये ज़्यादा सामने आती है ये डिजीज़। तो इस तरीके के जितने भी डाटा होते हैं वो आप जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको मिल रहे होते हैं। फिर बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, यानी बायोस्टैटिस्टिक्स के मुख्तलिफ टूल्स के जरिए से ये चेक किया जाता है कि पोल्यूशन का लेवल कितना हो गया है और उसके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या पॉपुलेशन हेल्थ के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। इसी तरह से नंबर 7 के ऊपर सर्वाइवल एनालिसिस भी किया जाता है कि अगर कोई डिजीज हो गई है या कोई इस तरीके का जो है वो पेंडेमिक है तो उसमें जो पेशेंट्स हैं उनका क्या सर्वाइवल रेट है, और अगर किसी डिजीज के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या कोई प्लान बनाया गया है तो उस प्लान का उस पेंडेमिक के खिलाफ जो है वो क्या असर हुआ है और कितना जो है वो सर्वाइवल रेट हेल्पफुल है उस ट्रीटमेंट के लिए, उस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। 11 यूजेस जो है वो बताए गए हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के, जो कि हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों की डाटा इकट्ठा करने के लिए जो है वो हम उसे बायोस्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इस यूनिट में है उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़नी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मीन, मीडियन और मोड की। तो मीन, मीडियन और मोड की डेफिनेशंस को हम पहले देखते हैं। और मोड की डेफिनेशन देखने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जिसे जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरे डाटा को, और पूरा डाटा कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल वैल्यू जब एक आती है उस पॉपुलेशन से रिलेटेड तो उसे जो है वो एवरेज कहा जाता है। तो अगर हम इसकी एवरेज की डेफिनेशन देखें तो वो एवरेज की डेफिनेशन ये होगी कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट द होल डेटा।
यानी पूरे डाटा को कैलकुलेट करने के बाद एक सिंगल वैल्यू जो आपके पास आती है वो एवरेज होती है। एग्जाम्पल में आ जाएगा कि एग्जाम्पल के अंदर हमें ये एवरेज के एग्जाम्पल में जो है वो मुख्तलिफ चीजें आती हैं कि जैसे अगर हमें किसी पेशेंट के डाटा को इकट्ठा करना है और या फिर हमें माइग्रेटिंग बर्ड्स की पॉपुलेशन के बारे में जानना है तो हमें उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो ये एक्सप्रेस करती है, ये बताती है कि एक सेंट्रल आइडिया उस ऑब्जर्वेशन का क्या मिलता है हमें। एवरेज फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो वेज हैं एवरेज कैलकुलेट करने के। तो हमें जो टाइप ऑफ एवरेजेस हैं वो हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। यहाँ पर हमने जो अपने इस यूनिट में बायोस्टैटिस्टिक्स में स्टडी करना है वो तीन चीजें मेन है, अर्थमेटिक मीन को, मीडियन को और मोड को। अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन हम देखते हैं, या जिसको हम सिर्फ मीन भी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन और मीन की डेफिनेशन में यह है कि मीन इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डाटा सेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट। जितना भी हमारा डाटा सेट है उन तमाम वैल्यूज का हम सम लेते हैं और उसको जो टोटल नंबर होते हैं उन वैल्यूज के उनके साथ डिवाइड कर देते हैं सिंपली, और इस तरह से हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है। इसका सिंबल जो है वो x होता है, x से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और द बार अबव द लेटर x रिप्रेजेंट द मीन्स ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। और x के ऊपर जो बार दिया हुआ होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो उसकी वैल्यूज हैं उसका जो है वो सेट। अब मीन का जो वैसे सिंपल फार्मूला है वो ये है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन अगर आपको इस मीन को जो है वो डाटा को जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, एक को हम कहते हैं अनग्रुप डाटा और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप डाटा। तो उसके लिए फॉर्मूले भी जो है वो अलग अलग होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर तो जो है वो अनग्रुप डाटा होता है तो उसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं समीशन x डिवाइडेड बाय n करके, यानी जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं उन सबको हम प्लस करते हैं, समेशन करते हैं उनका और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज जो है वो लिमिट्स की फॉर्म में होती हैं या रेंजेस की फॉर्म में होती हैं तो तब हम उन रेंजेस को या जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो फाइंड करने के बाद, या अगर दी भी होती है तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और फिर उसके बाद हम उसे जो है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये दो डिफरेंट फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों के जरिए से हम उसको जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ आपको एक एग्जांपल दी गई है अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा में यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 2 ईयर्स लिए हैं 2022 और 2023 का, और उसमें नंबर ऑफ पोलियो पेशेंट्स जो है उनका डाटा लिया गया है। यानी जनवरी में 2002 में जो पोलियो के पेशेंट्स थे वो 9 थे और जनवरी में ही 2023 ईयर्स में जो पोलियो के पेशेंट थे वो 7 थे। इस तरीके से तमाम मंथ्स का जो है वो डाटा इकट्ठा कर लिया है 2 ईयर्स का। तो जब हम इन दोनों ईयर्स का मीन फाइंड करेंगे, यानी सम ऑफ पोलियो केसेस इन कंप्लीट ईयर 2022 का जितना था वो हमने टोटल कर लिया तो वो हमारे पास 192 आया, और जब टोटल नंबर ऑफ या टोटल जो मंथ्स थे वो हमने देखे तो वो 12 थे, 12 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो मीन है वो 2022 का मीन जो है वो हमारे पास 16 आ गया। इसी तरह से हम 2023 का मीन फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक डिफरेंस आ गया है, या इसको आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक लिमिट आ गई है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें 2 मंथ्स का तो 16 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, यानी हम 2023 के जो मीन है उसमें से हम 2022 के मीन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस 4 आ जाएगा। The prevalence of polio diseases decreased in 2023 compared to 2022 by 4 patients per month. तो हम इसका कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जो 2023 में जो पोलियो के पेशेंट्स हैं वो डिक्रीज होते गए पर मंथ जो है वो तकरीबन 4 या 4 पेशेंट्स जो है वो तकरीबन डिक्रीज होते गए नेक्स्ट ईयर पे। तो ये हमने मीन जो है वो अनग्रुप डाटा का फाइंड किया है, जिसमें हमें जो है वो रेंजेस नहीं दी गई थी, जस्ट जो है वो डाटा दिया गया था। अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि सिर्फ डाटा होता है, उसमें आपको रेंज नहीं दी जाती है, और अगर रेंज दी जाती है तो फिर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो अब हम ग्रुप डाटा का फाइंड करेंगे।
एक एग्जांपल जो है वो ग्रुप डाटा की दी गई है। इस ग्रुप डाटा में आपको यहाँ पर रेंजेस नजर आ रही होंगी। ये मैथ्स है, मैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था उनका मैथ्स क्या था, तो यहाँ पर आपको रेंज में बताया है, यानी 35 से 39 तक उनका जो है वो मैथ्स था। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ डाटा जो है वो दिया गया है कि 40 से 44 तक था, 45 से 49, 50 से 54। पूरी जो रेंजेस आपको दी जाती हैं, इन रेंजेस की इन दोनों को इनको प्लस करके आपने इनका मीन जो है वो फाइंड करना होता है। तो रेंजेस जब आपको दी जाती हैं तो उसमें आपके पास एक लोअर लिमिट होती है जो कि कम नंबर मतलब स्टार्ट जहां से हो रहा होता है वो, और एक अपर लिमिट होती है जहां पर एंड हो रही होती है रेंज। उन दोनों को प्लस करना होता है, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है दोनों लिमिट्स की। अब ये जो मीन वैल्यू आई है इसको आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास fx की वैल्यू आ जाती है। चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है मीन मालूम करने का ग्रुप डाटा का वो डिफरेंट है, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, तो हमें समेशन fx फाइंड करना होता है। समेशन fx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये fx फाइंड करना है। fx जब हमारे पास फाइंड हो जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे फाइंड हुआ है, जो मीन आया है आपके पास उसको आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो fx आ गया है। इन तमाम fx की वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास समेशन fx आ जाएगा। समेशन fx को हम टोटल फ्रीक्वेंसी के उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उनको हम टोटल करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी तो उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 49.5 LBS जो है वो मीन आ गया है, जो कि मैथ्स है 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप्स के अंदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले। ये 2 तरीके हैं मीन फाइंड करने के। अगर आपको ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए दिए दें तो वो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, और अगर आपको अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए दें तो वो आपके पास सिंपल जो मैंने पहले आपको बताया उस फॉर्मूले से हम मीन फाइंड करते हैं। टॉपिक है हमारे पास वो है मीडियन। एवरेज फाइंड करने का नेक्स्ट जो तरीका है वो है मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है, मीडियन एक मिडल वैल्यू होती है किसी भी डाटा सेट के अंदर जब हम किसी डाटा सेट को अरेंज करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई भी आपको डाटा दिया गया है, उस डाटा की आपसे अगर मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए कहें कि आप इसका मिड बताएं कि क्या है, मिडिल वैल्यू क्या है, तो उसे हम मीडियन कहते हैं। और मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डाटा है वो अरेंज्ड होना चाहिए। अरेंज्ड किस फॉर्म में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज नंबर हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे नंबर की तरफ अरेंज नंबर हो। जब ये नंबर अरेंज्ड होंगे तो हम इजीली जो है वो मीडियन को फाइंड कर सकेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए भी हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, चूंकि डाटा हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक अनग्रुप्ड डाटा और एक ग्रुप्ड डाटा होता है। तो अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड में है, अनग्रुप्ड डाटा में क्या होगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड में है तो हम मीडियन या मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारे पास होगा n+n डिवाइडेड बाय 2 इन आइटम इन द डाटा सेट, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स या डाटा है, यानी कितने नंबर्स आपको दिए गए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में डाटा आपको दिया गया है, उसको आप लेके उसको प्लस करके सारे नंबर्स को 1 में उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल में जो है वो नजर आ रहा होगा कि ये हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ प्लांट्स आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इज एज गिवन बिलो। इसको अरेंज किया हुआ है। अरेंज करने के बाद आप देखें नंबर ऑफ वैल्यूज इन डाटा सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड हाइट इज इक्वल टू 13। टोटल वैल्यूज कितनी है इसको काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यूज हैं। तो 13 वैल्यूज में हम 13 में हम 1 प्लस कर लेंगे, हमारे पास 14 आ जाएगा, और उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 7th आ जाएगा। तो जो 7th वैल्यू है वो हमारी मीन वैल्यू होगी। अब हम इस अरेंज्ड डाटा के अंदर इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 वाली वैल्यू जो है 64 वो हमारी क्या है, मीडियन है। इस तरीके से हम मीडियन जो है वो किसका फाइंड कर लेते हैं, इस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं ऑड नंबर का, यानी अगर हमारे पास वैल्यूज ऑड में है, जैसे ये 13 है तो 13 नंबर ऑड है,
अगर वैल्यूज ऑड में दी गई हैं तो तब उसमें हम 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे 7th वैल्यू है, 8th वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा उसके ऊपर जो वैल्यू दी गई होगी उस नंबर के ऊपर, वो नंबर जो है वो उस नंबर के ऊपर जो वैल्यू दी गई होगी वो वैल्यू जो है वो बेसिकली जो है वो क्या होगा, मीडियन होगा। करने की एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाई गई है, जिसमें आपको क्लासेस बताई गई हैं नंबर ऑफ फ्लावर प्लांट्स की, यानी वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर ग्रो होते हैं उनकी क्लासेस ये 1 2 3 4 5 करके आपको दिखाई गई हैं। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी n जो है वो है नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं, यानी अगर 3 प्लांट्स हैं तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो 1 है, और अगर 5 प्लांट हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स 2 हैं, और अगर 6 प्लांट हैं तो उसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स 3 हैं। तो इसी तरह से करके ये आपको एक डाटा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो और कोई नहीं है, 1 है जो है वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये 3 ही रहेगी। उसके बाद ये नंबर ऑफ प्लांट्स जो थे हैं वो ये कितने हैं, 5 हैं। तो 5 के से ऊपर जो आपको प्लांट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स 3, उसमें उस 5 के अंदर हम इस 3 को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट प्लांट है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 5 में जब 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे, यानी 8 में जो 8 हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है उसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 14 आ जाएगा। इसी तरह से 14 में हमारे पास जो उससे अगली जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास तमाम उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको डिराइव करके दी गई हैं। तो ये डाटा आपको इस तरीके से दिया जाता है। इस डाटा को देने के बाद आपसे वो ये कह रहे हैं कि आप इसका मीडियन फाइंड करके बताएं। अब हमने जो पहले मीडियन फाइंड किए वो बहुत सिंपल तरीके से मीडियन जो है वो फाइंड हुए थे, या तो हमें जो है वो सिंपल एक डाटा के फॉर्म में वैल्यूज दी गई थी और हमने उनको अरेंज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके उसको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके और हमने फाइंड कर ली थी। यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लगेगा। फॉर्मूले में यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट सबसे पहले आपके पास होने चाहिए, तो ये नंबर ऑफ प्लांट हमारे पास यहाँ 21 आ रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए फाइंड की गई है ताकि हम ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमारे पास यहाँ 21 है। 21 में हम 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ये जो 11th है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लिहाजा वो कह रहे हैं कि सिंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 इज इंक्लूडेड इन 13। अब हम देखेंगे कि ये जो 11 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ये हमारे पास कौन से ग्रुप में है, इसमें कौन से ग्रुप के अंदर जो है वो ये 11th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद है। तो यहाँ हमारे पास पहले वाले ग्रुप में 3 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दूसरे में 8 है, इसके अंदर भी 11 नहीं होगा, तीसरे में 14 है, तो इसमें 11 जो है वो हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को नेक्स्ट ऊपर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसमें प्लस करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने जब 8 में 6 प्लस किया तो हमारे पास 14 आया, यानी हमारे पास इस रेंज के अंदर 11 भी मौजूद है। 8 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 के अंदर 11 भी मौजूद होगा, यानी 8 से 14 तक की अगर हम वो देखें रेंज देखें तो उसके अंदर 11 मौजूद है। तो जब इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये जो 14 वाली जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इसको अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि 13 इसके अंदर 11 जो है वो इंक्लूड है इन 13 में इंक्लूड है विच रिप्रेजेंट द क्लास वैल्यू 3, जो कि क्लास वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, 3 रिप्रेजेंट करती है। देयरफॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, द क्लास वैल्यू विल बी 3 विच इज द मीडियन। तो हमारा मीडियन क्या होगा, इसमें 3 होगा। यही एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई गई है कि अगर आपके पास इवन नंबर हो तो आपको मीडियन किस तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ हमें जो डाटा दिया गया है उसमें हमारे पास क्लास है, प्लांट हाइट इन सेंटीमीटर दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लास हाइट और प्लांट्स को हम लिख लेते हैं। प्लांट्स की जो हाइट है उस सेंटीमीटर में वो ये है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये है, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से फाइंड होनी है। ये 4 रहेगी, 9 में 4 प्लस कर लेंगे तो 13 आ जाएगी, 14 में 9 प्लस कर लेंगे तो 27 आ जाएगा, 18 में 14 प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, और इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबकी फाइंड हो जाएगी।
उसके बाद हमने देखने हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कितने हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो हमारे पास 80 आ रहे हैं, यानी हम इसको नंबर ऑफ प्लांट्स को प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 80 आ जाएंगे। अगर हमारे पास 80 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, अगर हमारे पास इवन नंबर आते हैं तो उसका मीडियन मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो क्लास वैल्यू अगेंस्ट n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होता है। सिंपल इसका अगर हम फार्मूला देखें तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पर जो n क्या आया था वो हमारे पास क्या था 80 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस n हमारे पास 80 है, 80 को 2 से डिवाइड करके प्लस कर देंगे 1। तो जब हम इसका मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो मीडियन फाइंड करने के लिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 40 और 41 आ गया। 40 and 41 are class values for cumulative frequencies. 40 and 41 are included in the class value of cumulative frequency 45, which is 122. यहाँ पर हम देखेंगे कि 40 और 41 जो है वो कहाँ पर मौजूद है। 40 और 41 यहाँ इस रेंज के अंदर जो है वो मौजूद होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा, ये छोटी रेंज है, और यहाँ पर भी नहीं होगा, ये बड़ी हो गई है। तो इस रेंज के अंदर हमारे पास 40 और 41 मौजूद है। तो हम इसकी जो है वो देखेंगे, हमारे पास क्लास क्या आ रही है 122 आ रही है। लिहाजा हमारे पास जो मीडियन आएगा 45 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो 122 है। तो मीडियन x इज इक्वल टू 122 प्लस 122 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो भी हमारे पास 122 आ रहा है। लिहाजा इस तरह से हम इवन वैल्यूज के जरिए से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन के एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज ये होगा कि ये इजी टू कैलकुलेट होता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एबनॉर्मली लार्ज एंड स्मॉल वैल्यूज इन डाटा सेट। अगर कोई बहुत बड़ा डाटा है या अगर कोई बहुत छोटा डाटा है तो उसके ऊपर ये मीडियन अफेक्ट नहीं करता है। और इट कैन बी यूज्ड इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम इसे बहुत ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। कि डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस में मीडियन के ये आते हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा डाटा सेट होंगे तो हम उनको इकट्ठा करके कैलकुलेट करके हम उनका मीडियन फाइंड नहीं कर सकते हैं। फिर एक और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये मुकम्मल तौर पर किसी भी सेंट्रल डाटा का जो है वो वैल्यू सही तरह से नहीं बताता है। उसके साथ साथ इट कैन नॉट बी यूज विद स्पेसिफिक वैल्यू। जहाँ कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आती हैं जैसे वेट है, एज है, वहां पर जो है वो हम मीडियन को फाइंड या मीडियन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है वो है मॉड का। मॉड की डेफिनेशन में हम ये बताते हैं कि मॉड जो है वो एक ऐसी वैल्यू होती है डाटा सेट के अंदर जो कि मैक्सिमम नंबर को जाहिर करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम को किसी भी डाटा के अंदर जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। जो भी नंबर है उसको जो है वो मोड कहा जाता है। A data set may have one mode, unimodal, more than one mode, bimodal और multimodal। डाटा सेट मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी में एक मोड होता है, किसी में 2 या किसी में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो उसमें हम उसको x से ही रिप्रेजेंट करते हैं। Most frequent or repeated value occurring in a given data set. Formula for calculating mode of group data is given below। हमारे पास ग्रुप डाटा के अंदर अगर मौजूद हो ग्रुप डाटा और उसके अंदर हमें मोड फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय हाइट और FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है। इसके अंदर FM क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं बार बार तो ये याद हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वही चीजें हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ FM F1 ऊपर भी है और F1 नीचे भी है, तो वो ही सेम वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट होती है, तो ये फॉर्मूला इजीली जो है वो लर्न हो जाता है। FM क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप, जो ग्रुप की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो FM है। F1 प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ FM की जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो, और F2 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ FM के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो F2 है। और H जो है वो क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल ग्रुप, उस मॉडल ग्रुप का जो क्लास इंटरवल है H वो है। ये छोटी छोटी सी एग्जांपल आपको दे के दिखाई गई हैं जिसमें आपको सिंपल एग्जांपल के अंदर आपको मॉड फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसमें मॉड सिंपलीफाई जो है वो किस तरीके से फाइंड होता है हम देखेंगे। रिपीटेड जो नंबर है उसको हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे बायोलॉजी के अंदर वो कह रहे हैं मॉड क्या है, तो बायोलॉजी के अंदर ओ जो है वो 2 दफा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है ओ इसका मॉड है।
इसी तरह से वही कह रहे हैं फाइंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये एक डाटा दिया गया है, इसके अंदर आप मॉड फाइंड करें तो द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा के अंदर जो बार बार वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसका मॉड होगा। तो आप अब देखेंगे कि इसके अंदर 6 1 2 3 4 दफा जो है वो 6 रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसका मॉड जो है वो 6 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल 3 में आपसे जो है वो मॉड पूछा गया है कि इस डाटा के अंदर मॉड बताएं, तो इसके अंदर जो रिपीटेड वैल्यू है वो 5 और 9 है, तो ये बाई मॉडल होगा। 2 मॉड जो है वो इसमें है, 5 भी 2 दफा है और 9 भी 2 दफा है, तो दोनों मॉड जो है वो लिखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको मॉड मालूम करने के लिए ग्रुप डाटा दिया जाए और उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दी जाए, तो तब आपको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप देखें ये यहाँ पर ये आपको ग्रुप दिया गया है, फाइंड द मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से मॉड फाइंड करें, तो इसमें आपको रेंजेस दी गई हैं 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। इस रेंजेस के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है ये आपको गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी जो आपको दी गई है वो 5 है, इसकी 25 है, इसकी 40 है, 20 और 10 है। फिर इनकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज किस तरीके से फाइंड की जाती हैं, इस जो पहली लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 कम कर देते हैं और जो अपर क्लास लिमिट होती है उसमें हम 0.5 बढ़ा देते हैं। तो इसमें जब हम 0.5 कम करेंगे तो ये 9.5 हो जाएगी और ये 19.5 हो जाएगी। इसी तरह से सबकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड कर ली जाती हैं। इस तरह का अगर आपको डाटा दिया जाता है जिसमें आपको ग्रुप्स, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज दे दी जाती हैं, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसे हम FM कह रहे हैं वो यहाँ पर 40 है, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर बड़ा है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और जो इसका ग्रुप बनेगा वो भी जो है वो यही वाला बनेगा। मॉडल ग्रुप भी हम उसी को कहेंगे जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और इसके साथ फिर हमने F1 और F2 फाइंड करना है। तो F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बिफोर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 होती है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के आफ्टर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F2 होती है। जब हमारे पास ये F1, FM, F2 मेंशन हो जाएगा, जब हम उसको फाइंड कर लेंगे डाटा के अंदर, तो हम इन तमाम वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर लगाकर इजीली जो है वो मॉड फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने इस सारे डाटा को जो है वो लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास ये मॉड का है जिसमें हमारे पास L जो थी लोअर क्लास बाउंड्री जो कि हमारे पास 29.5 थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 थी, F1 हमारे पास 25, F2 हमारे पास 20 और हाइट जो थी वो हमारे पास 10 थी। इन वैल्यूज को जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास इजीली कैलकुलेट करने के बाद मॉड जो है वो फाइंड हो जाता है। जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्केचिंग अ बार चार्ट फॉर अ गिवन सेट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। अगर हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा दिया गया है और उसे आपको वो चार्ट की फॉर्म में या फिर किसी ग्राफ की फॉर्म में बनाने के लिए दे रहे हैं, स्केच करने के लिए कह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम उसे बार ग्राफ भी या और मुख्तलिफ ग्राफ के जो है वो काइंड्स होती हैं उसमें हम जो है वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ये कि इजीली जो है वो बहुत इजीली आपको ग्राफ देखते साथ ही जो है वो सारा डाटा आपको समझ आ जाता है, इस डाटा के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज आपको किस तरह से दिखाई गई है। फिर दूसरा ये कि ग्राफ देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, कितने टाइम्स जो है वो बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है। तो ग्राफ की मुख्तलिफ जो है वो बेनिफिट्स होते हैं और दूसरा जो डाटा है वो ग्राफ की फॉर्म में बहुत अट्रैक्टिव भी नजर आता है। तो यहाँ पर जो हमारे कोर्स में बार ग्राफ दिया गया है वो सिंपल बार डायग्राम है, या जिसे हम बार चार्ट या बार ग्राफ भी कहते हैं। अब ये जो बार चार्ट है उसमें बार्स होते हैं विच आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट अ सिंगल डाटा, जिसको ड्रॉ किया जाता है सिंगल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए विदाउट फर्दर अ क्लासिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स की क्लासिफिकेशन के बगैर। तो बार चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, एक डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड वन बार रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू ऑफ फिगर, और एक बार जो है वो सिर्फ एक वैल्यू फिगर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम जो है वो मैं आपको बार ग्राफ डिफरेंट शो करती हूँ। जब हम बार ग्राफ को ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसकी जो हम विड्थ लेते हैं, जो हम चौड़ाई लेते हैं, वो हमें इक्वल लेनी होती है, लेकिन लेंथ जो है वो उसकी डिफरेंट हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकती हैं। जैसे हाइट ऑफ लेंथ बार की जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी और डिग्री ऑफ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी डाटा की।
यहाँ आपको स्केचिंग के तरीके बताए गए हैं या बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने का मेथड बताया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर पॉइंट्स बता दिए गए हैं। इस तरह से अगर आपको डाटा दिया जाए और उस डाटा को आपसे कहा जाए कि इस डाटा को आप बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो आपने उसको बार ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको कॉटन वेराइटीज दिखाई गई हैं, ये कॉटन की डिफरेंट वेराइटीज हैं और ये आपको उनकी प्रोडक्शन बताई जा रही है कि 1 एकड़ के ऊपर इस कॉटन की वैरायटी की इतनी प्रोडक्शन होती है 800 और इस वाली वैरायटी की प्रोडक्शन जो है वो 750 होती है और इस वैरायटी की जो प्रोडक्शन है वो 700 होती है। तो इस वैल्यू को देख के घबराना नहीं है आप लोगों ने, आपने जस्ट उसको ग्राफ के अंदर पुट करना है। ग्राफ के अंदर पुट करने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए और अगर नहीं भी है तो सिंपल पेपर के ऊपर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस बनता है और यहाँ पर आपका वाई एक्सिस बनता है। वाई एक्सिस के ऊपर आपने जो प्रोडक्शन है पर एकड़ की वो आपने जो है वो लिख लेनी है और एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी जितनी वेराइटीज हैं उनको आपने इक्वल विड्थ के साथ ही, देखें आपको विड्थ जो नजर आ रही होगी, ये इक्वल विड्थ के साथ आपको वेराइटीज जो है वो आपने लिखनी है और सिंपली जो है वो उसकी वैल्यूज को आपने जैसे कि इस वैरायटी की वैल्यू 800 है, फिर इस वैरायटी की वैल्यू जो है वो 750 है, तो इस तरह से आपने इसको जो है वो बार की शक्ल में ड्रॉ करते जाना है और इस तरह आपका ये कॉटन वैरायटीज का बार ग्राफ बन जाएगा। फॉर्म में डाटा दिया हुआ हो, जैसे ये आपको एक एग्जांपल 2 दिखाई गई है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि पाकिस्तान इन लास्ट 5 ईयर्स नंबर ऑफ पोलियो केसेस कितने हैं। 2019 में 550 थे, 20 में 350 हो गए, 21 में 450 हो गए, 22 में 700 और 23 में 600 हो गए। तो इसको भी आप बार ग्राफ में जो है वो पुट कर सकते हैं। आपने नंबर ऑफ जो पोलियो केसेस हैं उनको वाई एक्सिस के ऊपर रखना है, जो उनकी विड्थ है वो इक्वल रखनी है, यानी जो उनका जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। और इसी तरह से आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो ईयर्स हैं वो आपने रखने हैं और फिर उसके बाद जो 2019 के ऊपर नंबर ऑफ पोलियो केसेस थे 550 थे, वो यहाँ पर आपने इस तरीके से एक पूरा जो है वो बार ड्रॉ कर लेना है। फिर 2020 में नंबर ऑफ पोलियो केसेस 350 थे, तो इस तरह से बार ग्राफ करते जाएंगे और ये पूरा एक बार चार्ट या बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। चैप्टर 11 था जिसका पूरा रिव्यू जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल गया है। इजीली आप जो है वो इसको थोड़े ही टाइम में, शॉर्ट टाइम में जो है वो पूरा यूनिट तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। मजीद वीडियो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।